Okay, good evening, good evening, good evening, and welcome to all of you, all the dear students in this beautiful session of Ajay Bharat Prakalp called Tejas. This is a very unique and new initiative और आप सब लोगों का आज के इस सेशन में बहुत 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 स्वागत है। मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे मेंबर्स हमारे जुड़े हुए हैं अलग अलग जगहों से। लखनऊ से स्टूडेंट्स हैं इस बार, राजस्थान से बहुत से स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, और महाराष्ट्र से, पूना से तो हैं ही हैं। तो आप सब लोगों को एक बार फिर से इस इनिशिएटिव में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। और आज के सेशन को हम शुरू करेंगे। कुछ ग्राउंड रूल्स पहले डिस्कस कर लेते हैं। पहले एक सेल्फ इंट्रोडक्शन हो जाए मेरा, और फिर उसके बाद में आप सब लोगों के साथ तो हम बातचीत करेंगे ही करेंगे। जो लोग अभी तक मुझे नहीं जानते हैं, मैं आपको बता दूं, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर ऋषि आचार्य है, और मैं पूना में पीए इनामदार यूनिवर्सिटी है जहाँ पर कॉलेज ऑफ विजुअल इफेक्ट्स डिज़ाइन एंड आर्ट है, जिसमें मैं एज अ डीन काम करता हूँ। और हमारे जो कॉलेजेस हैं लखनऊ में भी है, मुंबई में भी है, तो वहाँ से भी स्टूडेंट्स हैं। और साथ साथ में लाइफ चैंपियन इकोसिस्टम एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मैं बतौर मेंटर वहाँ पर भी अपनी सर्विसेज देता हूँ, जिसका एक इनिशिएटिव है अजय भारत प्रकल्प। तो अजय भारत प्रकल्प, जिसको हम एबीपी कहते हैं, तो ये एबीपी के अंडर में यूथ एम्पावरमेंट का हमने ये इनिशिएटिव शुरू किया है। आज पहला सेशन है इसका। पिछले सैटरडे को सेशन नहीं हुआ था, लेकिन उसके पहले हमने एक कॉन्टेक्स्ट सेट किया था कि अजय भारत प्रकल्प क्या करना चाहता है, यूथ एम्पावरमेंट हम क्यों करना चाहते हैं, और यूथ एम्पावरमेंट के पीछे जो ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। धीरे धीरे आपको ये सब चीजें पता चलती रहेगी। तो एक मैं आपसे ये कहूंगा कि जो जो लोग अपना कैमरा चालू करने में कंफर्टेबल हैं वो अपना कैमरा चालू कर सकते हैं। जो लोग कैमरा चालू नहीं कर सकते किसी वजह से, या तो वो बाहर हैं या कहीं ऐसी जगह पे हैं कि कैमरा ऑन नहीं हो सकता, इट इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहें तो कैमरा बंद भी रख सकते हैं, लेकिन कैमरा ऑन रखने से फायदा क्या होता है, कैमरा ऑन रखने से लर्निंग जो है वो डबल हो जाती है। एक एनर्जी एक्सचेंज जो थियरी है वो ये कहती है कि जब आप अपना कैमरा चालू रखते हैं तो एनर्जी का एक्सचेंज, सिंसेरिटी, फोकस, ये सब डबल हो जाता है। जैसे ही कैमरा बंद होता है हमारा ध्यान फिर इधर उधर दूसरी चीजों में लग जाता है। तो आप सब लोगों को एक बार फिर से वेलकम है अजय भारत के इस इनिशिएटिव में। आज का सेशन क्या है, किस बारे में है, धीरे धीरे आपको सब क्लियर होगा। अगर कुछ लोग बिल्कुल नए हैं, क्योंकि पीएसपी ग्रुप से भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, कुछ दूसरे इंस्टीट्यूशन से भी स्टूडेंट्स हैं, तो जिन लोगों को कुछ भी नहीं पता वो बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं ना लें कि ये क्या है, इस इनिशिएटिव में क्या क्या होने वाला है। सब धीरे 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 आपको समझ में आएगा। केवल आपको बने रहना है हमारे साथ में, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यू नीड टू बी हियर, एंड इफ यू आर हियर वी आर प्रॉमिसिंग यू दैट यू आर डेफिनेटली गोइंग टू लर्न अ लॉट इन दीज सेशंस। तो और हम प्रोग्राम के आखिरी में आपसे डिस्कस भी करेंगे, आपसे बातें भी करेंगे, आपकी ओपिनियंस भी लेंगे हर सेशन के बारे में। तो आज का जो सेशन है उसको मैं एक प्रेजेंटेशन के थ्रू आप लोगों तक पहुंचाऊंगा, है ना। पहले उस प्रेजेंटेशन को हम शेयर करते हैं और फिर आप लोगों के साथ भी सेशन के आखिरी में आपके जो भी क्वेश्चंस हो आप नोट करते चलना। और इस पूरे सेशन से भी आप क्या सीखोगे ये भी आप नोट करना, और फिर मेरे साथ में आप बात करना, ओके। तो ये हमारा इनिशिएटिव है अजय भारत प्रकल्प का, ये हमारा लोगो है और हमारी टैगलाइन है, हमारा ध्येय वाक्य जिसको हम कहते हैं मिशन स्टेटमेंट हमारा है, व्यक्ति के निर्माण से विश्व का निर्माण। तो अजय भारत प्रकल्प इस बात पे बिलीव करता है कि हम लोग अगर हमारे देश के लोगों को का माइंडसेट ठीक कर सके तो धीरे धीरे दुनिया का भी माइंडसेट ठीक होगा। और उसकी शुरुआत सबसे पहले अपने साथ होती है, तो सबसे पहले हम बदलेंगे, और हम बदलेंगे तो फिर धीरे धीरे ये जमाना भी बदलेगा। तो ये यूथ एम्पावरमेंट इनिशिएटिव है जिसका नाम है तेजस। तेजस नाम क्यों दिया? तेजस स्टैंड्स फॉर व्हाट? तेजस स्टैंड्स फॉर दिस विजन टुवर्ड्स एक्सीलेंस, जॉय, अवेयरनेस एंड सक्सेस। हमारा यूथ एम्पावरमेंट को लेकर जो मिशन है वो ये है कि हमारी यूथ जो है वो हर दिन हर पल किस तरफ आगे बढ़े, एक्सीलेंस की तरफ आगे बढ़े। वो किसी भी फील्ड में काम करना चाहें, वो एक्सीलेंस उनके पास हो, और वो काम को करने में उनको खुशी महसूस होती हो। आज दिन भर जब मैं आपके लिए ये प्रेजेंटेशन बना रहा था तो मैं हर घड़ी एक खुशी महसूस कर रहा था कि कब शाम को आप लोगों से बात करने का मौका मिलेगा और कब ये प्रेजेंटेशन मैं दूंगा। तो मुझे काम करना बोझ नहीं लगा, मुझे काम करने में मजे आए।
तो खुशी हमें काम करने में मिले, और साथ साथ में अवेयरनेस, अवेयरनेस किस चीज की हो, हमारे अपनी पोटेंशियल की। हमारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, हमारे अंदर बहुत सारा हिडन टैलेंट है, लेकिन हमारे जो रॉन्ग कोड्स हमने अपने लिए बना लिए हैं, वो कई बार हमें अपने उस टैलेंट से वाकिफ होने से रोकते हैं। तो ये अवेयरनेस लाना कि हमारे हिडन टैलेंट्स को अनलॉक कैसे करना है, ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है। और अल्टीमेटली इस सबसे क्या होगा, एक सक्सेसफुल लाइफ हम ड्राइव कर पाएंगे, एक मीनिंगफुल लाइफ हम ड्राइव कर पाएंगे। एंड दैट इज वेयर तेजस कम्स इन, है ना। सो टुवर्ड्स एक्सीलेंस, जॉय, अवेयरनेस एंड सक्सेस। हमारा जो कोर वैल्यू है, जिसको हम कोड ऑफ ऑनर हमारा कहते हैं, वो ये है कि हमारा जो यूथ है वो बहुत टैलेंटेड यूथ है। ओनली थिंग इज उनको अपने आप को इन तीन ट्राइंगल्स के बीच में रखना है। पहला ट्राइंगल है इंस्पिरेशन, दूसरा ट्राइंगल है कमिटमेंट, और तीसरा ट्राइंगल है एक्शन का, है ना। इसके बीच में अगर आप अपने आप को रखोगे, यानी आप दुनिया में बेहतर से बेहतर इंस्पिरेशंस लोगे, उन इंस्पिरेशंस के बेसिस पे अपने लिए अपने लाइफ के कमिटमेंट सेट करोगे, और कमिटमेंट सेट करने के बाद उनके ऊपर एक्शंस भी लोगे, तो फिर जाके प्रोग्रेस कोई नहीं रोक सकता। तो ये हमेशा हम अपने हर सेशन में अपनी कोर वैल्यूज को दोहराएंगे। इंस्पिरेशन, कमिटमेंट एंड सक्सेस, ये हमारी कोर वैल्यूज है। और हमारा मिशन क्या है, हमारा मिशन है एम्पावरिंग यूथ थ्रू एजुकेशन एंड वैल्यूज फॉर बेटर वर्ल्ड। हाँ, हम इस दुनिया को बेटर वर्ल्ड बनाना चाहते हैं, लेकिन कैसे, हमारी यूथ को एजुकेट करके। किस चीज का एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन नहीं, आगे आपको धीरे धीरे समझ में आएगा हम किस एजुकेशन की बात कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं लाइफ मेकिंग एजुकेशन। तो उस लाइफ मेकिंग एजुकेशन और उसकी वैल्यूज के बेसिस पे हम बेटर वर्ल्ड बनाएंगे, और इसमें मेंटर्स आपका साथ देंगे। सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताऊं कि ये प्रोग्राम केवल मैं ड्राइव नहीं करने वाला, समय समय पे आपके बीच में ऐसे ऐसे मेंटर्स आएंगे जिनके बारे में कभी आपने सोचा नहीं होगा, लेकिन वो इतने टैलेंटेड लोग हैं जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में बहुत कुछ अचीव किया है। अकम्प्लिश्ड मेंटर्स आपके पास आएंगे, आप आपसे बातें करेंगे, अलग अलग टॉपिक्स पे बात करेंगे, जिनका रोल क्या होगा, इनका रोल ये होगा कि आप का पोटेंशियल ऑलरेडी है, ये एक उस इलेक्ट्रिक रॉड की तरह होंगे जो आपके आपके पानी को, आपके आपके टैलेंट को जो है वो ऊपर लाने में, उबालने में, आपको वो जोश दिलवाने में आपकी हेल्प करेंगे। और किन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे, हम बात करेंगे रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स के ऊपर, हम बात करेंगे लाइफस्टाइल के कोड्स के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर, ग्रोथ के ऊपर, नेगोशिएशंस के ऊपर, कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस, पीयर प्रेशर हैंडलिंग, टाइम मैनेजमेंट, वर्क लाइफ बैलेंस, पॉजिटिविटी, वर्क प्लेस एथिक्स, पब्लिक स्पीकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, फैमिली वैल्यूज, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एंड फाइनली द अजय माइंडसेट। एक ऐसा माइंडसेट जो दुनिया में किसी खतरे को, किसी मुश्किल को बड़ा नहीं समझे अपने आप से, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हुए जिन्होंने बड़ी बड़ी मुश्किलों को, जिसको हमको लगता है यार ये कैसे सॉल्व होगी, उनको सॉल्व करके दिखाया है। तो अजय माइंडसेट हमें अपना बनाना है। और हमारी जर्नी कैसी है, हर वीक एवरी सैटरडे देयर विल बी वन लाइव सेशन विद मी एंड अलाइड मेंटर्स जो भी हैं उन सब के साथ। और आपको उससे क्या मिलेगा, वो विजडम मिलेगी जो कि आपके लाइफ में आपको बहुत मदद करेगी अलग अलग जगहों पे। फ्रेमवर्क मिलेगा आपके माइंड को रीवायर करने का। ये रीवायरिंग क्या होती है, हर हर सेशन के बाद में ना कुछ तो रीवायर होगा। अब वो कुछ क्या रीवायर होगा वो आप हमें बताओगे कि सर आज के सेशन के बाद में ना हमारे दिमाग की ये वाला कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो गया, रीवायर्ड हो गया हमारा माइंड। और मोटिवेशन विद अप्लाइड प्रैक्टिकल्स, हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं देंगे आपको, हम आपको उन लोगों से मिलाएंगे जिन लोगों ने ये सारी चीजें अपनी लाइफ में अप्लाई की है, और जिसने जिस डिग्री तक अप्लाई की है उसको उतने डिग्री तक सक्सेस मिली है। तो आप उन लोगों से मिलेंगे तो फिर ये लगेगा कि नहीं यार, जब इन लोगों को मिल सकती है तो मुझे भी मिल सकती है। और क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे, आखिरी में आपके डाउट्स होंगे, तो सेशन के आखिरी में आप जितनी भी देर तक पूछना चाहोगे, देर विल बी नो लिमिट ऑफ एंड टाइम। आप बोलोगे कि सर 11 बजे तक आप डिस्कस करो, वी कैन डिस्कस, नो प्रॉब्लम। एंड एनुअल गैदरिंग भी हमारी होगी, जो लोग रेगुलर रहेंगे इन सारे सेशंस में, फिर हम आपको बताएंगे कि साल में एक बार हम आपके साथ कहाँ मिलना चाहते हैं, कैसे मिलेंगे, और वो इवेंट कैसे स्पॉन्सर्ड होगा, सब कुछ हम आपको बताएंगे। इसके ग्राउंड रूल्स क्या हैं बच्चों, सबसे पहले तो ये एक नो न्यूसेंस जोन है। देखो ये व्हाट्सएप ग्रुप में आप सब लोग कनेक्टेड हो, लेकिन आपको ना एडमिन ड्रिवन व्हाट्सएप ग्रुप है, नो स्पैम व्हाट्सएप ग्रुप है ना, कहीं कोई मैसेज आपको ना किसी और को भेजना है,
अगर मुझे या किसी मेंटर को ये शिकायत मिली कि कोई स्टूडेंट जो है वो अननेसेसरी न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है जूम में या व्हाट्सएप पे, उसको हम तुरंत निकाल देंगे ग्रुप से, है ना। तो जो डिसिप्लिन्ड मेंबर्स हैं, जो डिसिप्लिन रह के सीखना चाहते हैं, उन्हीं के लिए ये पूरा के पूरा प्रोग्राम है। दूसरा, यू हैव टू शो अप ऑन टाइम, है ना। अगर हम बोल रहे हैं कि 8 बजे मीटिंग शुरू होगी, तो आप ये पक्का मान लो कि दुनिया में कुछ भी हो जाए, अनटिल अनलेस अर्थक्वेक आ रहा हो, तब तक ये मीटिंग हमेशा 8 बजे शुरू होगी ही होगी। मैं लूंगा या कोई और मेंटर लेगा, लेकिन 8 बजे हम लोग लाइव हो जाएंगे। सो बेटर है कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जुड़ो, ओके, और ऑन टाइम रहो। डू नॉट शेयर द लिंक विद अदर्स। ऐसे लोग जो कि इस पूरे फिलॉसफी को नहीं समझते हो, आप कभी भी बीच में सेशंस की लिंक उन्हें उनके साथ शेयर करोगे तो उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। या तो पहले उनको थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दो प्रोग्राम, एजेंडा, और फिर उसके बाद उनको बुलाओ। देन बी रिस्पेक्टफुल, है ना। रिस्पेक्टफुल और रिसेप्टिव स्टेट में आपको रहना है हमेशा। डू नॉट अलाउ एनी प्रिजुडाइज। हम लोग बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे बात करेंगे, और जब इतने रेंज ऑफ सब्जेक्ट पे हम बात करते हैं ना, तो कभी कभी पुराने जो हमारे दिमाग में उनको लेकर बातचीत होती है, वो सब प्रिजुडाइज जो है वो दिमाग में रह जाती है। तो आपको क्या करना है, वो पुराने ख्यालात सब जो है ना वो निकाल के आपको हमारे सेशंस में आना है। और थोड़े थोड़े टाइम के लिए, मतलब ये सैटरडे के लिए, आपको अपने आप को फ्री रखना, अपना माइंड। जो भी नई चीज आपको सुनने को मिल रही है आप सुनो। सुनने के बाद में आपको वो ठीक लगती है तो आप उसको यूज करो, नहीं तो डिस्कार्ड कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रिजुडाइज रख के नहीं आना, है ना। देन टेक पार्ट इन द डिस्कशन। वही लोग सबसे ज्यादा गेन करते हैं लाइफ में जो पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार रहते हैं, जो इन्वॉल्व होना चाहते हैं किसी भी प्रोग्राम में, है ना। खाली बैठ के एक स्पेक्टेटर की तरह देखने से आपको उतना फायदा नहीं होगा जितना कि आप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करोगे तो होगा। तो डिस्कशन आप कैसे करोगे, जब हम आपको कहेंगे अनम्यूट करके आप बोलो, तब आप हैंड रेस करेंगे, डिजिटल हैंड रेस जो होता है आपका, वो हैंड रेस करके आप बात करेंगे। या तो फिर आपके जूम में चैट बॉक्स है, कितने लोगों को चैट बॉक्स दिख रहा है, हाँ। चैट बॉक्स है, उसमें भी आप टाइप कर सकते हैं। चलो टाइप करके बताओ 1 2 3 इन द चैट बॉक्स। टाइप 1 2 3 इन द चैट बॉक्स, तो आपको पता लग जाएगा चैट बॉक्स का यूज कैसे करना है। हाँ, सुपर, देखो ताहिर सर ने किया, और कृष्णा ने किया, इफत, जॉय, दिव्यांशु, प्रियंका, फैज, हाँ, सबको पता है चैट बॉक्स का कैसे यूज करना है। लेकिन अगेन, चैट बॉक्स में जब तक मैं बातचीत कर रहा हूं तब तक कोई कमेंट नहीं करना, बिकॉज मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। और बाकी के जो मॉडरेटर्स हैं वो अगर आपके कमेंट्स को पढ़ेंगे और वहां कहीं कुछ ऐसा डिसरिस्पेक्टफुल है तो तुरंत ग्रुप से आपको बाहर कर देंगे, ये बात आप याद रखो। तो जब हम आपसे कहें तभी आपको क्या करना है, तभी आपको चैट का यूज करना है। तब तक के लिए चैट बॉक्स को भी आराम करने दो और अपनी फिंगर्स को भी। हैव अ लर्नर्स एटीट्यूड। आखिरी बात मैं कहूंगा कि लर्नर एटीट्यूड रखना चाहिए, है ना। अच्छा, अब आगे हम चलते हैं। आगे चलने के पहले एक बात मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनो सब लोग। ऐसा है कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है ना, जो सब्जेक्ट्स हमने आपसे बात करने के लिए लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अब ये अपने आप में हार्वर्ड या एमआईटी के अंदर पढ़ाया जाने वाला कोर्स का एक सब्जेक्ट होता है। ऐसे एक एक सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल। ये सब इतने बड़े बड़े और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स हैं कि अगर मैं इसका थियोरेटिकल पोर्शन पढ़ाने लग जाऊं तो आप लोग बहुत बोर हो जाओगे। आपको लगेगा यार ये और एक नया लेक्चर कहाँ से हमारा शुरू हो गया। तो हम इसको ना जितना हो सके इजी बनाने की कोशिश करेंगे आप सब लोगों के लिए। हम आपसे आपके लेवल पे बात करेंगे, है ना। तो आपके लेवल पे बात करेंगे, और सबसे आसान रिसर्च में प्रूव हुआ है कि अगर किसी को कोई चीज लंबे समय तक समझानी हो, लंबे समय तक याद रखवानी हो, तो उसके साथ बातचीत करो स्टोरी के फॉर्मेट में। हम सबको स्टोरीज अच्छी लगती है ना, हम सब ने स्टोरीज सुनी भी हैं। तो मैं क्या करूंगा, और हमारे मेंटर्स भी आगे जो भी आएंगे वो भी करेंगे, कि हम क्या करेंगे, आपको स्टोरीज सुनाएंगे। हाँ, और स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग होगी बिकॉज हम ही ने लिखी है स्टोरीज। सो डोंट नीड नॉट टू वरी कि इंटरनेट पे जाके कोई स्टोरी ढूंढ के सर सुनाएंगे, वो तो हमको वैसे भी इंटरनेट पे मिल जाती। हाँ, तो ये मैं प्रॉमिस कर सकता हूं कि मैं जो स्टोरी आपको सुनाऊंगा वो मेरी अपनी लिखी हुई है। देखो पूरी किताब है मेरे पास। अब ये प्रिंट होके करेक्शन होके इसकी बुक बनेगी, लेकिन पब्लिश कभी नहीं होगी, क्योंकि पब्लिश करने में फिर क्या होगा, आपको सुनाने का जो मजा है वो खत्म हो जाएगा। तो ये किताब मेरे पास रहेगी, और ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हम आपके साथ शेयर करेंगे, और सारी स्टोरीज के साथ में कुछ पिक्चर्स भी होंगी। लकीली अब एआई की मदद से
हम आपके लिए बहुत अच्छी पिक्चर्स भी बना पा रहे हैं, तो वो पिक्चर्स के साथ वो स्टोरी होगी, लेकिन हर स्टोरी में इतना ट्रांसफॉर्मेशन छुपा होगा, इतना डीप मीनिंग छुपा होगा कि अगर आप लोग रिलेट कर पाए तो धीरे धीरे वो सब चीजें खुलने लग जाएगी। मतलब देर विल बी नो डायरेक्ट फॉर्मल ज्ञान, कोई ज्ञान बांटो प्रतियोगिता में हम लोग नहीं है। हम जो भी बोलेंगे स्टोरी फॉर्मेट में बोलेंगे। तो कितने लोगों को स्टोरी फॉर्मेट में ये सेशन करना पसंद आएगा? टाइप यस इन द चैट बॉक्स, यस फॉर स्टोरी, है ना। तो स्टोरी फॉर्मेट, क्योंकि मैं किताबें उठा के ले आऊं, बहुत सारी है मेरे पास किताबें, पता है, कभी आपको मैं दिखाऊंगा, बहुत किताबें, लेकिन वो मजे नहीं आएंगे, है ना। तो हम स्टोरी फॉर्मेट में आपके साथ बात करेंगे। थैंक यू सो मच। और अब आप क्या कर सकते हो, आप उन स्टोरीज को सुन के आप अपनी भाषा में किसी और को सुना भी सकते हो, है ना। तो वो स्टोरी सुनो और स्टोरीज को सुनाओ, बस ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा आपके साथ में। तो चलो, आज की स्टोरी, और आज से एक सीरीज शुरू होगी स्टोरी की, बहुत डीप स्टोरी है, आपको मजे आएंगे सुनने में। अब चैट बॉक्स बंद और फोकस यहां पर, किस पे फोकस? हमारा स्क्रीन पे। तो आज की स्टोरी यहां से शुरू होती है, ध्यान से सुनना। तो स्टोरी है कि बरसों पहले, बहुत साल पहले। अच्छा, मैं एक और बात बता दूं, बाय द वे, ये स्टोरीज जो हैं वो हमने हिंदी में इसलिए लिखी है क्योंकि इस सेशन में बहुत अलग अलग बैकग्राउंड से लोग जुड़ रहे हैं। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स भी हैं, मराठी मीडियम स्टूडेंट्स भी हैं, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी हैं। तो एक कॉमन लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, आई कैन स्पीक इंग्लिश वेल, आई कैन अंडरस्टैंड मराठी, सो वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सबको कॉमन पेस पे लाने के लिए हमने एक इंग्लिश वाला सब्जेक्ट चूज किया है, हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स टाइप, जो कि कॉमनली हम लोग इंडिया में बोलते हैं और उससे हमको समझ में भी आता है। तो ज्यादातर जो शब्द होंगे, मैं अगर थोड़ा टफ हिंदी रही तो मैं आपको उसका इंग्लिश भी करके बता दूंगा। तो स्टोरी ऐसे शुरू होती है कि आज से हजारों साल पहले, मतलब ये जमाना है इजिप्ट का, उस समय का, जब इजिप्ट में पिरामिड्स के पहले की बातें ये है जमाने की, जब फेरोज, इजिप्ट के जो किंग्स होते थे जिनको फेरोज कहते थे, तो फेरोज राज करते थे ना इजिप्ट पे, तब की ये कहानी है। और कहानी शुरू ऐसे होती कि बरसों पहले, हजारों साल पहले की एक ऐसी मिस्टीरियस बुक, ऐसी रहस्यमयी किताब, जिसे सदियों से वहां के इजिप्ट के राजा, वहां के मंत्री, वो लोग पढ़ते थे और इस्तेमाल करते थे। किस लिए? अपनी पावर को बनाए रखने के लिए, अपने रुतबे को बनाए रखने के लिए वो इस किताब का यूज करते थे। और इसके दम पे इजिप्ट के फेरोज जो हैं वो दुनिया पे, पूरे इजिप्ट पे राज किया करते थे। वो किताब एक बड़े तूफान में, एक बड़े जलजले में, जिसको कह सकते हैं एक अर्थक्वेक, एक बवंडर ऐसा आया, स्टॉर्म ऐसा आया कि वो किताब जो है वो गुम हो गई। वो किताब उसमें गुम हो गई। अब किताब गुम हुई तो क्या हुआ कि उस किताब के अंदर जो राज थे आगे बढ़ने के, लोगों की नजरों में चमकने के, कम समय में पैसा बनाने के, शोहरत पाने के, ये सारे जो राज थे कामयाबी के, वो इस किताब में, किताब के साथ साथ गुम हो गए। अब हुआ क्या, बरसों बाद तूफान बहुत लंबे समय तक चला, काफी बस्तियां खत्म हो गई, किताब चली गई। और ऐसे तूफान के बाद में जो लोग बचे, जो लोग इस तूफान के बाद में, भयानक तूफान के बाद में बचे, उन लोगों ने, उन लोगों के दिमाग से, मतलब जो आम लोग बचे उनके तो दिमाग से ये निकल गया कि कोई ऐसी भी किताब थी जिसको हमारा जमाना यूज किया करता था। और जो थोड़े बहुत समझदार लोग बचे, उनको ये लगा कि अब चूंकि किताब तो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई है, अब हमारे पास जितने इस किताब के राज हमारे दिमागों में हैं, हम लोग एक छोटी कम्युनिटी बनाएं, एक क्लोज रूम बनाएं और आपस में एक दूसरे के साथ में वो सारी चीजें शेयर करें जो कि आगे बढ़ने के लिए जरूरी थी, लेकिन केवल हमारे बीच में, इसको हम बाहर लेकर नहीं जाएंगे, ऐसा इन लोगों ने तय किया। तो ये वो जो लोग थे, इन्होंने लालच के कारण चुप रहने का फैसला किया। और वो ये बात अच्छी तरह जानते थे कि अगर उन्होंने उन सारे सीक्रेट्स को, उन राजों को सबके सामने बता दिया, तो उनके अलावा भी दूसरे लोग कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने लगेंगे। तो ये सोच के उन्होंने उन सीक्रेट्स को केवल अपने तक रखा। नाउ, वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, इस दुनिया में आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे अपनी लाइफ में जो कि अपने कामयाबी के सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करने में इंटरेस्ट नहीं रखेंगे,
इसलिए कि उनके दिमाग में ये बात है कि अगर वो अपनी कामयाबी के सीक्रेट्स आपको बताएंगे तो आप भी उनके जैसे सक्सेसफुल हो जाओगे। क्या आपको स्कूल लाइफ से लेकर अब तक ऐसे लोग मिले हैं? यस या नो करो, टाइप करो चैट बॉक्स में। जो एकदम बेसिक एग्जांपल कि यार अगर मैं इसको ये बताऊंगा ना कि मैं स्टडी कैसे करता हूं, तो कहीं ये मेरी मेथड कॉपी करके ये भी वैसी स्टडी नहीं करने लग जाए, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। कि आप उनसे पूछते थे होमवर्क कैसे करेंगे, वो आपको कहते थे नहीं नहीं मैं कहाँ होमवर्क करता हूँ, या मैं कहाँ इतनी पढ़ाई करता हूँ, मैं तो खेलता रहता हूँ या मैं खेलती हूँ। और बाद में पता चलता था कि नंबर उनके सबसे ज्यादा है। सो देर आर पीपल इन दिस वर्ल्ड, देर आर पीपल इन दिस वर्ल्ड जो कि अपने सक्सेस सीक्रेट्स किसी और को बताने में भरोसा नहीं करते हैं, और ऐसे लोग कम हैं कि ज्यादा? टाइप करो चैट बॉक्स में, बताओ। दे आर मोर इन नंबर्स और लेस इन नंबर्स? क्या लगता है? मोर मोर ऐसे लोग ज्यादा हैं जो कि अपने सीक्रेट शेयर नहीं करना चाहते। तो ऐसे में कामयाबी, इसलिए तुम देखो ना, हर एक को कामयाबी क्यों नहीं मिलती? बिकॉज कामयाबी इतनी ओपनली बट नहीं रही बाजार में कि हाँ ये सुन लो, ये सीख लो और तुमको कामयाबी मिल जाएगी। तो बहुत कम लोग हमेशा अपने सीक्रेट शेयर करते हैं। दे कीप वेरी आर्टिफिशियल परसोना अराउंड देम, और वो बहुत सारे राज छुपा के रखते हैं। तो ये लगभग यही हुआ यहां पर भी। इन लोगों ने भी तय किया कि हम ये सारे राज नहीं बताएंगे। और फिर उसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो गरीब लोग जो इस तूफान में जैसे तैसे बच गए थे, वो बेचारे बिना उस उन राजों के, बिना उन सीक्रेट्स के अपनी लाइफ गुजारने लगे। और ये लोग जिनको थोड़े बहुत राज पता थे, इन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत करके अपने अपने सीक्रेट्स एक दूसरे को बता के उस आसमानी किताब के, उस सीक्रेट बुक के जो जो राज हैं वो एक दूसरे को बता के ये लोग बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठ गए, ये मिनिस्टर्स बन गए, ये सक्सेसफुल किंगडम्स के ओनर्स हो गए, हेड्स बन गए उसके। तो ये लोग राज करने लगे इस दुनिया पे। और इन्होंने क्या किया, अब चूंकि इनको पता था कि बुक तो किसी के पास बची नहीं है, तो हम जितना चाहें उतना सोसाइटी को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। और हर चीज जो आपको ये हजारों साल पहले मैं सुना रहा हूं, वही हजारों साल बाद भी आज के टाइम पे भी आपको रियलाइज होगी कि वो लोग जो कि सक्सेसफुल हैं, जिनको सीक्रेट्स पता है लाइफ के, वो लोग उन लोगों को हमेशा एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं जिनको इस बारे में ज्यादा ज्यादा नॉलेज नहीं है। वो कई बार उनको गलत सलाह भी देते हैं। इसलिए आज के जमाने में हर सलाह के ऊपर आंख मूंद के भरोसा करना भी ठीक नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपको ये बोलेंगे कि तू ऐसा कर, लेकिन वो खुद उस चीज का बिल्कुल अपोजिट कर रहे होंगे, बिकॉज दे डोंट वांट यू टू गेट सक्सेस। हमेशा ये याद रखना। तो ये पूरी की पूरी सीरीज में आपको ऐसे बहुत सारे कड़वी सच्चाइयां इस दुनिया की पता चलेगी, जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। और जितना जल्दी जानोगे उतना जल्दी इस गेम को स्मार्टली खेल पाओगे। तो ये लोग जो हैं, इन्होंने तय किया कि भाई हम किसी को कुछ नहीं बताने वाले, और हम इस दुनिया पे राज करेंगे। अब क्या हुआ कि किताब के नहीं रहने पे वो जो छोटी छोटे कुर्सियों पे बैठे हुए आम जनता थी बेचारी, उन्होंने अपने तरीके से सक्सेस के सीक्रेट्स ढूंढना शुरू किए। खुद जो एक्सपेरिमेंट्स हैं खुद ही करने लगे। और उससे क्या हुआ, क्योंकि उनको सक्सेस के राइट सीक्रेट्स पता नहीं थे, सेल्फ एक्सपेरिमेंट करते करते बहुत सारा नुकसान हुआ लोगों को, बहुत सारा टाइम वेस्ट हुआ, और उसके बाद भी उनको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिले। तो ये किताब आगे कहती है कि अच्छा बनने के, आगे निकलने के, बेहतर परफॉर्म करने के, अच्छी सैलरीज पाने के, ये जो भी तरीके इन्होंने खोजने की कोशिश की, उनसे रादर उनकी मुश्किलें और बढ़ गई। और उनको, कुछ लोगों को तो अपनी नौकरी से, अपने काम धंधों से भी हाथ धोना पड़ा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझना, कि कई बार ऐसा होता है कि बिना किसी रोड मैप के जब हम खुद ही कुछ करने के लिए चले जाते हैं, तो वो अक्सर एक्सपेरिमेंट्स फेल हो जाते हैं। इसलिए आप देखोगे कि दुनिया की हर सिविलाइजेशन में गुरु की जरूरत, उस्ताद की जरूरत, मेंटर की जरूरत, टीचर की जरूरत हमेशा से रही और हमेशा रहेगी। क्यों? क्योंकि वो मेंटर्स हमारे रास्ते क्या कर देते हैं आसान बना देते हैं। तो ये एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया गांव वालों ने, और फेल हुए। अब फेल हुए तो क्या हुआ, आखिरकार बहुत कोशिशें करी इन लोगों ने, बहुत कोशिशें करने के बाद भी जब इनको कोई कोई सफलता हाथ में नहीं लगी, तो ये सब निराश हो गए। निराश होके ये लोगों ने क्या किया, ये खाली मैदान में जाके ऐसे बैठ गए। खाली मैदान में सिर झुका के, इसमें बूढ़े जवान नए बच्चे सब थे। क्योंकि अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था कि आगे कैसे बढ़ें, क्या करें।
और खाली मैदान में बैठ गए। लोगों के चेहरे पर चिंताएं थी, उनकी आंखें पथराई हुई, आंसू भरी थी, दिमाग में जो है निराशा के बादल, काले और भयानक बादल थे। क्या होगा, इतनी मेहनत के बाद भी हमसे गलत क्यों हो रहा है, तरक्की के किनारे पर पहुंचने के बाद भी तरक्की हमारे हाथ से रेत की तरह क्यों फिसल जाती है। ये सारे ख्याल, क्वेश्चन इनके दिमाग में थे, और क्वेश्चन ही थे बिकॉज आंसर देने वाली किताब तो इनके पास थी नहीं। तो ये सब लोग एक तरह से यहाँ बैठ के ये डिसाइड करते हैं कि यार हम लोग ना, अब जीने का कोई मतलब नहीं रहा, अब जीने की कोई होप नहीं बची, तो यहीं इसी मैदान में, इसी रेगिस्तान में हम बैठे बैठे भूख से मर जाएंगे और एक दिन अपना कहानी खत्म हो जाएगी। ये सब जब ये सब सोच ही रहे थे, तब क्या हुआ, अचानक इनको दूर से, बहुत दूर से एक तूफान, रेत का तूफान आते हुए दिखा। और रेत के तूफान में इनको एक बूढ़ा सा शख्स, एक बूढ़ा इंसान जिसके हाथ में एक किताब थी, वो उस रेत के तूफान में से आता हुआ इनको दिखा। और बिल्कुल वो मतलब शख्स जो है वो एक ऐसा रहस्यमयी इंसान, एक ऐसा कैरेक्टर जिसको इन्होंने अपनी जिंदगी में कभी देखा नहीं था, ऐसा वो इंसान उनको आता हुआ दिखा। फिर इन्होंने क्या सोचा कि इतने बड़े तूफान में उस जिसमें उस जमाने की किताबें चली गई, उस जमाने के कितने लोग मर गए, उसमें से ये बूढ़ा आदमी बच के कैसे निकला, और इसके हाथ में जो किताब है वो कहीं वही किताब तो नहीं है जिस किताब को हम सब खोजते हैं और हमारे पुरखों ने हमें बताया था कि ऐसी किताब थी, ये था वो था। तो ये जो शख्स आता है रेत के तूफान में से बूढ़ा निकल के, ये वो सवाल जो है ना इनकी आंखों में पढ़ लेता है कि यार ये सब लोग ये सोच रहे हैं कि मैं कौन हूं, मेरे हाथ में क्या है, और मैं ये कहां से आया, क्यों आया, ये सब लोगों के दिमाग में ये सवाल है। तो ये क्या करता है, ये पहाड़ पे, एक पहाड़ पे खड़ा हो जाता है, और पहाड़ पे खड़ा होने के बाद में ये उन लोगों से बात करना शुरू करता है। वो क्या कहता है, वो कहता है कि मेरे प्यारे बच्चों, तुम मेरे बेटों और नवासों की पीढ़ियों के वंशज हो। मतलब बहुत समय निकल गया है, वो फेरो का जमाना अलग था, ये जमाना एकदम अलग चला गया, और बहुत बीच में गैप हो गया, लेकिन फिर भी ये सारे जो इजिप्ट के गांव वाले थे, ये वो पुराने जमाने में इनके जो पुरखे रहे होंगे उनके ही एक तरह से वंशज हैं। तो वो कहता है कि तुम मेरे उन सब लोगों के जिनको मैं जानता था, जो मेरे टाइम पे थे, उन सब के तुम ही आगे की बच्चे और पोते, और उनकी लाइनेज में तुम हो, तो मेरे लिए तुम बच्चे जैसे ही हो। तो ये कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर अपनी ही पुरानी नस्लों का खून देखता हूं, और तुम्हारी दर्द को, तुम्हारी परेशानियों को मैं अपना ही दर्द मानता हूं। मुझे पता है मेरे गांव के भोले भाले लोगों की तुम्हें उस किताब की याद सता रही है, और तुम में से बहुत से लोगों ने तो केवल उस किताब के किस्से ही सुने हैं जो तुम्हें तुम्हारे बाप दादाओं ने सुनाए थे। तो वो उसको, डायोजनीस को, ये इस शख्स को ये मालूम था कि बाप दादाओं ने, इनके जो पुरखों ने इनको केवल उस किताब के, कि ऐसी कोई किताब हुआ करती थी कभी इस दुनिया में जिसमें सक्सेस के सारे सीक्रेट्स लिखे हुए थे, और वो किताब के साथ ऐसा ऐसा हुआ, ये सब किस्से कहानियां चलती आ रही थी। तो इनको केवल इतना भर पता था। तो वो आगे कहता है कि तुम ये भी जानते हो कि उस किताब में उससे भी ज्यादा, कि जितना तुम सोच सकते हो उससे ज्यादा राज, सीक्रेट्स उस किताब में थे। और मैं तूफान के बाद भी जिंदा कैसे हूं, ये भी सवाल तुम्हारे दिमाग में मैं देख पा रहा हूं। तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि मैं उस किताब का अब अकेला जिंदा राजदार हूं। मैं, आई एम दी ओनली लिविंग पर्सन, है ना, जिसको उस किताब के बारे में अब पता है। और मौत भी मुझे तब तक नहीं मार सकती जब तक इस किताब के सुनहरे रहस्यों की जरूरत किसी भी सच्चे इंसान को है। तो वो ये कहता है कि मैं क्यों जिंदा बचा हूं, बिकॉज मैं उन सारे राजों को, उन सीक्रेट्स को मैं जानता हूं। और मौत भी मुझे इसलिए नहीं मार सकती बिकॉज इस दुनिया में जब तक किसी को भी उन सीक्रेट्स की तलाश है, सच्चे मन से जो इस इन सीक्रेट्स की तलाश कर रहा है, उसके लिए मैं अवेलेबल रहूंगा, और वो उसको मैं दूंगा। एंड देयरफॉर आई एम देयर एज इमॉर्टल ह्यूमन बीइंग। अब ये अपने आप में, ये कहानी और ये मोड़ जो कहानी का है ना, ये दो तीन चीजें सिखाता है। पहली चीज, कि अगर तुम्हारे अंदर सीखने का जज्बा है, तो तुम्हारी मदद करने के लिए इस दुनिया में कोई भी कहीं से भी आ जाएगा। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं कि वो कहां से आएगा। बस वो एक इंसान तुम्हारी लाइफ में, एक इंसान, एक किताब, एक घटना, एक मेंटर तुम्हारी लाइफ में आएगा, जो कि तुम्हारी लाइफ की उस
प्यास को, उस हंगर को बुझाने का काम करेगा जो तुम्हारे दिमाग में है। बट द ओनली थिंग इज, तुम्हें उसके लिए क्या रहना है, सच्चा रहना है। तुम्हारी जो प्यास है वो ऐसी सुपरफिशियल नहीं होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? डीप होनी चाहिए। और अगर डीप है तुम्हारी प्यास, तो तुम्हारे उस प्यास को बुझाने के लिए कोई न कोई अवेलेबल होगा। होगा। कितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया? टाइप सी इन द चैट बॉक्स, क्रिस्टल क्लियर, सी सी। So all we need to do is not to search a mentor, but to be a disciple. Mentors will come तुम्हारी लाइफ में, जैसे जैसे अब तुम्हारी लाइफ आगे बढ़ेगी, है ना, तुम अभी लाइफ में बहुत गोल्डन एरा में हो। और यहां पर ये बात समझ लेना कि तुम्हारी लाइफ में राइट टाइम पर राइट मेंटर आएंगे। द ओनली थिंग इज यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड टेल योर सेल्फ दैट वेयर आई एम लुकिंग टू गो फॉर, है ना, मैं किस तरफ, किस डायरेक्शन में बढ़ूं, बस तुमको इसका ख्याल करना है। तो डायोजिनस भी यही कहता है। वो कहता है कि जब तक इस दुनिया में कोई भी सफलता का सच्चा हकदार है, तब तक मैं इस दुनिया में रहूंगा। और ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम जहां से आए हो, उन सब लोगों में, तुम सब लोगों में भी कुछ लोग अच्छे और सच्चे हैं जो इस किताब के आसमानी राज जानेंगे और ये राज उनकी पूरी पूरी मदद करेंगे। अब यहां पर एक और बड़ी बात वो रिवील करता है। देखो, बहुत सारे लोग आए हुए हैं सुनने के लिए उसको, यहाँ पीछे भी बैठे हुए हैं, आगे भी बैठे हुए हैं। लेकिन डायोजिनस क्या बोलता है कि तुम सब अच्छे और सच्चे हो, ऐसा नहीं बोलता है। वो क्या कहता है? वो कहता है कि तुम में से कुछ लोग अच्छे और सच्चे हैं। बिकॉज शुरू शुरू में जब कोई अट्रैक्शन होता है तो सब लोग आके खड़े हो जाते हैं, लेकिन उसमें से कोई जो है सच्चे मन से खड़ा है और कोई केवल कनिंग माइंड से खड़ा हुआ है। तो जो कनिंग माइंड के साथ है, जो कि एक मजे के लिए खड़ा है कि चलो देख लेते हैं, चलो देख लेते हैं हम भी जाके ये किताब क्या है, ये क्या है, उसकी ये मदद नहीं करने वाले। तो इससे एक बात और समझ में आती कि जो भी लाइफ के रियल प्रिंसिपल्स हैं, ये उनकी मदद करते हैं जो ऑनेस्ट हैं अपने अंदर से उस चीज पे काम करने के लिए। और जो केवल ऐसे, हाँ ये किताब पढ़ ली, वो किताब पढ़ ली, ये मूवी देख ली, वो मूवी देख ली, एक्शंस नहीं है, इंस्पिरेशन है, लेकिन उसके बाद कमिटमेंट नहीं है, और कमिटमेंट के बाद एक्शन नहीं है, तो कोई भी राज उसकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। ये डायोजिनस डे वन को सबको बता देता है। क्लियर हुआ? तो ये वो कहता है। फिर वो क्या बताता है आगे कि ये राज और ये किताब उन लोगों के लिए पूरी तरह से बेजान होगी। बेजान का मतलब डेड, डेड होगी उन लोगों के लिए जो सिर्फ इनको सुनकर अपनी पिटी पिटाई जिंदगी में दोबारा लौट जाएंगे। ऐसा कोई किताब इस दुनिया में नहीं है, इंक्लूडिंग ऑल अवर होली एंड रिलीजियस बुक्स भी, जो कि इंसान को जब तक वो नहीं बदलना चाहे बदल दे। किसी को टच करवा दी किताब, अंदर से पूरा बदल गया अपने आप। ऐसा कोई कोई किताब है कि किसी को टच करवाने से बदल जाएगा? क्या लगता है तुम लोगों को, ऐसी कोई किताब है? नहीं, नहीं है ना। क्या होगा? तुमको बदलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और अगर जो इंसान बदलने के लिए तैयार है, उसको एक छोटी सी कॉमिक्स भी बदल सकती है, छोटी सी स्टोरी बदल सकती है, लाइफ का एक छोटा सा इंसिडेंट बदल सकता है, कोई छोटी सी मोटिवेशन वीडियो बदल सकती है, कुछ भी। लेकिन आप बदलने के लिए कितने तैयार हो, उस पर डिपेंड होता है। तो फिर वो कहता है कि ये किताब हर इंसान के हाथ में, हर उस इंसान के हाथ में सफलता का हीरा देगी जो सच्चे दिल से सक्सेस को ढूंढ रहा होगा। इतना कहकर डायोजिनस चुप हो गया और भीड़ में एक तरह की खामोशी छा गई। कुछ लोगों ने एक दूसरे से फुसफुसाहट करी और उनमें से एक नौजवान लड़की अमारा उठकर पहाड़ी के पास गई। तो अब क्या हुआ, ये सब जो जब वो बातें बता रहा था, तो ये बताते बताते वो चुप हो गया। लोग सुन रहे थे, लेकिन उसमें से एक लड़की, एक अमारा नाम की एक लड़की जो यंग है, अभी अभी सुनने के लिए आई है, और उसके दिमाग में ये सुनते ही बहुत से सवाल आए, तो वो इसके पास गई। और इसके बाद में उसने कहा कि ओ सुनहरे बालों वाले प्यारे परदादा। उसको पता नहीं था कि इसका नाम क्या है। क्या तुम वही शख्स हो जिसके बारे में हमारे बाप दादाओं ने हमें कहा था, सफलता की सुनहरी किताब का लेखक डायोजिनस? तो उसने गैस किया कि कहीं ये वो तो नहीं जिसके बारे में हमने सुना है ना, जिसका नाम डायोजिनस था। तो इस कैरेक्टर का नाम, ये जो बातें कर रहा है लोगों से, इस कैरेक्टर का नाम है डायोजिनस।
तो कहता है कि वो अमारा कहती कि कहीं तुम वो तो नहीं हो जिसके बारे में हमने सुना था कि वो इस किताब का राइटर था और उसने ये सारे राज कलेक्ट किए थे, लिखे थे। और वो कहती है कि हम तेरा एहसान किस तरह माने कि तू हमारे आंसुओं को देखकर, हमारे दुखों को देखकर तू यहाँ आ गया, और हमें अपने अपने लाइफ की कसम, अपनी जिंदगियों की कसम, कि इस वक्त उस सुनहरी किताब के राजों को जानने के अलावा हमारा कोई दूसरा सपना नहीं है। क्योंकि अगर ये हमें मिल गए तो लाइफ की हम हर सक्सेस हमें मिल सकती है। तो तू हम पर दया कर और हमें वो सारे राज बता जो तूने इस सुनहरी किताब में इकट्ठा किए हुए थे। तो इतना कह के वो लड़की अमारा जो है वो वापस अपने भीड़ में जाके खड़ी हो जाती है। तो अमारा की ये जो सारी बातें वो सुनकर डायोजिनस क्या करता है, डायोजिनस अपनी लाठी को सीधा करता है। तो कहानी कहती है कि अमारा की ये सारी बात सुनकर डायोजिनस ने अपनी लाठी को सीधा किया। उसने अपनी किताब को धूल भरी हवाओं के बीच लहराते हुए गांव वालों को दिखाया। थोड़ी देर इस खामोशी के बाद डायोजिनस बोला, मेरे प्यारे गांव वालों, हजारों सालों बाद आज तुम लोगों के बीच आकर मैं तुम्हें वो सब कुछ सिखाना चाहता हूं जो तुम्हें जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर काम आएगा, तुम्हें कामयाबी के उन मकामों तक पहुंचाएगा जहां पहुंचना इन राजों के बिना लगभग नामुमकिन है। हमें हर एक को लाइफ के कुछ सीक्रेट्स चाहिए। जब तक हमारी लाइफ के वो सीक्रेट्स हमें पता नहीं होंगे, हमारा रास्ता इतना मुश्किल होगा। खूब मेहनत करने के बाद में छोटी सी चीज मिलेगी। और कुछ लोगों को अगर सीक्रेट्स पता हो, लाइफ के कोड्स पता हो, तो कम मेहनत करके भी उनको बहुत कुछ मिल जाता है। तो वो ये कहता है कि मेरे मैं तुमको वो सारे कोड्स दूंगा अगर तुम लेना चाहोगे तो। लेकिन इसके पहले कि मैं एक एक करके तुम्हारे सामने इस किताब के वो सारे सीक्रेट्स बताऊं, मैं तुम्हें हजारों साल पहले की उस दुनिया में ले चलता हूं जहां से इस किताब के बनने की शुरुआत हुई थी। तो डायोजनस कहता है कि तुम पहले समझ लो कि किताब बनी कैसे। तो वो कहता है, और कहते कहते बूढ़े डायोजनस की आंखें आसमान में टिक गई, मानो वहां उसे अपना बीता हुआ कल नजर आ रहा था। वो वापस उस जमाने में चला गया जहां पर फेरोज राज किया करते थे। तो उसने बोलना चालू रखा। ये उन दिनों की बात है जब इस महान देश इजिप्ट पर पहले फेरो नरमेर राज किया करते थे। तो फर्स्ट फेरो का नाम था नरमेर। तो कहता है कि ये उस जमाने की बात है जब ये फर्स्ट फेरो इस इजिप्ट में थे जिसका नाम था नरमेर, और उसका पूरा किंगडम था। तब तुम्हारा ये बूढ़ा डायोजनस महज 20-22 साल का एक जवान नौजवान हुआ करता था। तो वो कह रहा है कि मैं तब 20-22 साल का रहा हूंगा, एक नौजवान जो कि फेरो के दरबार में था। मैं फेरो महान के दरबार में एक लेखक के रूप में काम किया करता था, जिसका काम था फेरो के दरबार में चल रहे कामकाज की को किताबों में लिखना। मतलब उस समय के राजा जो भी दिन भर में होता था वो लिखवाते थे एक किताब में। तो ये काम डायोजनस को मिला था, यंग डायोजनस को। और इसलिए वो कहता है कि मुझे हर समय दरबार में रहने का मौका मिलता था। तो दिन भर वो दरबार में रहता था, बिल्कुल फेरो के बगल में खड़े रह के वो देख सकता था कि आज दिन भर में क्या क्या हो रहा है इजिप्ट के किंगडम में। तो वो कहता है वहां मैंने कुछ अजीब सी चीजों पर गौर करना शुरू किया जिसने मेरी सोच को गहरा बनाया। अब देखो ध्यान से समझना, ये उम्र है 20-22 साल, है ना। लगभग इसी उम्र में इंसान अपने लाइफ को थोड़ा अलग तरीके से एक्सप्लोर करना शुरू करता है। वो अपने आसपास नजर डालता है, अपनी सोसाइटी पे नजर डालता है, अपने अपने रिलीजन को समझने की कोशिश करता है, पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करता है, लोगों को समझने की कोशिश करता है। यही उम्र होती है जब बहुत सारे सवाल या बहुत सारे थॉट्स, नए नए थॉट्स दिमाग में लगातार घूमते रहते हैं। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं जो डायोजनस कह रहा है कि उस समय मेरे दिमाग में अनेक तरह के विचार आ रहे थे। हाँ, मी टाइप करो अगर तुमको भी लगता है कि हाँ ये उम्र में ऐसा हमारे साथ भी होता है। हम लोग के दिमाग में कभी ये कभी वो तमाम तरह के थॉट्स आते रहते हैं। तो डायोजनस कहता है कि ये ऐसा ऐसा वो समय था जिसने मेरी उम्र मतलब मेरी सोच को बहुत गहरा बनाया। अब फिर वो क्या कहता है आगे, वो कहता है कि मैंने देखा कि दरबार में आने वाले कुछ लोग अपने कामों की वजह से फेरो से इनाम पाते थे। जो फेरो थे नरमेर, कुछ लोगों को इनाम मिलता था, उन्हें अशर्फियों से भरे भरे हुए घड़े दिए जाते थे, और कुछ लोगों को कड़ी सजाएं मिलती थी। इसमें तुम देखोगे तो ये लेफ्ट साइड में जो बंदा है इसको इनाम में अशर्फियां मिल रही है, और ये जो बेचारा है इधर राइट साइड में इसको पकड़ के लेके जा रहे हैं सजा देने के लिए।
तो कहता था मैं दिन भर दरबार में खड़े खड़े ये देखता था कि ऐसे रोज कुछ न कुछ ऐसे लोग आते थे जिनको कभी इनाम मिलते थे, और कुछ ऐसे आते थे जिनको कभी कभी जेल तो कभी कभी उनके सर कलम करवा दिए जाते थे। एक 20 साल के लड़के के लिए, जैसा कि मैं उस समय था, ये सब बड़ा अजीब था। मैं लोगों को देखकर यही सोचा करता था कि अच्छा इनाम पाने वालों के और बुरी सजाएं भुगतने वालों के दिमाग में इतना फर्क क्यों हुआ। क्यों कुछ लोगों का दिमाग, उनकी आदतें उनके लिए शानदार जिंदगी के रास्ते खोल देती है, और कुछ लोगों के लिए क्यों जिंदगी दर्दनाक जिल्लत और मौत का सबब बन जाती है। देखो डायोजनस के दिमाग में, वो दिन भर वहां खड़ा खड़ा ये सब देखता था तो लिखता था, और उसके दिमाग में थॉट आते थे कि यार इंसान तो इंसान है, फिर क्यों कोई इंसान जो है वो इतना सक्सेसफुल हो रहा है कि फेरो से उसको इनाम मिल रहा है, अशर्फियां मिल रही है, और क्यों कोई इंसान इतना गलत काम कर रहा है कि उसको फेरोज से जो है जिल्लत मिल रही है, सजाएं मिल रही है। ये क्या हो क्या रहा है, और ऐसा इनके दिमाग में ये सब ऐसा आता कैसे कि ये सक्सेसफुल हो गए और ये गरीब रह गए। तो ये सवाल क्यों का जो वो सवाल है उसके दिमाग में रात दिन घुमा करता था। फिर वो कहता है कि अपने प्यारे हेराक्लाइटस के बगीचे में बैठकर मैं उन सारे वाक्यों को याद करता रहता और सोच में डूबा रहता। इस समय में तुम लोगों की सोच भी ऐसी रहती है जैसे कोई एक चीज तुम्हारे लाइफ में उस दिन में हुई, तो तुम शाम को आने के बाद भी जब तुम अपने रूम में अकेले होगे या अकेले कहीं वॉक कर रहे होगे, तुम्हारे दिमाग में भी वो सब दिन के सारे सीन रिपीट होते रहते हैं, सोच आती रहती है। यही डायोजनस के दिमाग में भी आता रहता था कि ये क्या हुआ आज दिन भर में, और ऐसा क्यों हुआ। तो वो आगे बोलता है कि जब मैं अपने प्यारे शहर की गलियों में घूमा करता था, तो मुझे एक तरफ फलों के और अनाजों से भरे हुए बाजार और मंडियां दिखाई देती थी, और दूसरी तरफ उन्हीं मंडियों में घूमते हुए कुछ गरीब मुफलिस लाचार लोग दिखाई देते थे। और फिर से मेरे दिमाग में ये क्यों का सवाल घूमने लगता था कि यार ये एक तरफ इंसान ऐसे हैं जिनके पास खूब खाने को है और जितना चाहें खरीदने के लिए पैसे हैं, और कुछ लोग हैं जिनके पास में ये सब नहीं है। तो ये फिर उसके दिमाग में क्यों फिर से खड़ा हो गया। फिर वो आगे बोलता है कि एक तरफ धनवानों के बड़े ऊंचे महल शहर की रौनक बढ़ाते थे, तो उन्हीं के सामने मजदूरों और नौकरों की बस्तियां और टूटी हुई झोपड़ियां मेरा सुकून और नींद जो है वो छीनती रहती थी। तो डायोजनस, इससे समझ में आ रहा है उसकी पर्सनैलिटी कैसी थी। वो बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं सेंसिटिव इंसान था। और अक्सर वो लोग जो कि सेंसिटिव होते हैं उनके दिमाग में इस उम्र में ये सब बातें चलती है कि ये दुनिया में इतनी लड़ाई झगड़ा, इतनी इतनी मार काट, इतना रिलीजन के नाम पर मतभेद क्यों है। क्यों कोई अमीर है, क्यों कोई गरीब है, क्या इक्वालिटी कभी आ सकती है इस दुनिया में। ये सब हमारे दिमागों में लगातार घूमता रहता है। और हम खोजते रहते हैं। फिर कोई, किसी को लगता है नहीं ये सब ऊपर वाले की वजह से है, किसी को लगता है ये सोसाइटी का स्ट्रक्चर ही खराब है। तो ये सब दिमाग में उसके चलता रहता था। तो वो कहता है कि मैं हमेशा ये सोचा करता था कि ये दुनिया किसी के लिए इतनी हसीन और मजेदार और आरामदायक है, और दूसरों के लिए इतनी बेरहम और कठिन क्यों है। क्यों ये लोग भी अमीरों की तरह नहीं है, क्यों इनकी किस्मत में दुख तकलीफें और परेशानियां हैं। बस हर तरफ मेरे दिमाग में ये क्यों घूमता रहता था। उन दिनों में मैं कुछ परिवारों को देखता था जो प्यार मोहब्बत हंसी और खुशी के साथ जिंदगी बिताते थे, और कुछ लोगों को अपने ही घरों में अपने ही भाइयों के साथ बच्चों के साथ लड़ता झगड़ता हुआ पाता था। क्यों इंसान अपने मिजाज को इतना कड़वा बना लेता है, ये सवाल मेरे दिमाग में आता, और फिर वहीं से क्यों की लंबी कतार लगने लग जाती। हर बार वो ये सोचता कि यार क्यों कुछ लोग जो हैं वो फैमिली के साथ इतने खुश हैं, कुछ लोग फैमिलीज में इतने दुखी क्यों हैं, और वही फैमिली जो कि उनकी अपनी फैमिली है, क्यों इसमें आपस में इतनी दुश्मनियां हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग जो हैं वो बड़ी हंसी खुशी अपने प्यार से अपनी अपनी फैमिली की इज्जत करते हुए उनके बीच में रहते हैं। तो कहता है कि इन सब सवालों के जवाब ढूंढने के लिए मैं रोज शहर से दूर रेगिस्तान में निकल जाता, और अपने दोनों हाथ फैलाकर घंटों ऊपर वाले से पूछता, उससे गुजारिश करता कि वो इस इल्म को, इस नॉलेज को, ज्ञान को मुझे बताएं, उन सारे सीक्रेट्स को मुझे बताएं, ताकि मैं ये सारे सीक्रेट्स उन लोगों तक लेके जा सकूं जिसकी उन्हें जरूरत है। तो देखो डायोजनस उस उम्र में भी अपने लिए नहीं मांग रहा था कुछ भी। वो बार बार जाके प्रे करता था अकेला इस बारे में कि काश उसको ये सीक्रेट्स पता लगे कि लोगों को सबकी लाइफ में प्रोग्रेस हम कैसे लेकर आए, सबकी लाइफ में हम हैप्पीनेस कैसे लाएं।
वो सीक्रेट्स ढूंढने के लिए जाता था, और वो उसके दिमाग में ये था कि मैं कैसे भी करके उन लोगों का जो जो इस स्ट्रगल में जी रहे हैं, इस परेशानी में जी रहे हैं, उनका कुछ भला करूं। तो कहता है आगे कि पता नहीं कितने दिन और महीने इसी दुआ में गुजर गए, और फिर एक दिन उस रोशनी से आवाज आई कि इल्म खोजना हो तो उसे किताबों में ढूंढो, सारे राज उन्हीं में दफन हैं। तो इसको एक आवाज सुनाई दी कि भाई इल्म खोजना है डायोजनस, या तुमको वो राज खोजने हैं तो उन किताबों में ढूंढो, उनको किताबों में ढूंढो, क्योंकि सारी चीजें किताबों में ऑलरेडी लिखी हुई है। तो कहता है कि ये सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं दौड़ता हुआ महल की सबसे बड़ी किताब घर में पहुंचा, एक लाइब्रेरी जिसको हम कहते हैं। तो सबसे बड़े किताब घर में पहुंचा जहां महान बादशाह नरमेर ने तमाम देशों और दुनिया भर की शानदार किताबें लाकर रखी हुई थी। अफसोस कि वहां पर कोई आता जाता नहीं था और किताबों पर धूल जम चुकी थी, पर मेरा मेरा हौसला भी कम नहीं था। मैं एक के बाद एक किताब पढ़ता, घंटों पढ़ता, और कभी ग्रीस की तो कभी चीन के महान लोगों की लिखी किताबें, कभी फारस ईरान की, तो कभी मेरे सबसे पसंदीदा मुल्क हिंदुस्तान की किताबें। ये सब कुछ मैं पढ़ता रहता, लगातार पढ़ता रहता। तो अब यहां दो तीन चीजें समझ में आ रही। पहली, एक उसको जो राज समझ में आया वो ये कि अगर दुनिया की कोई पहेली सुलझानी है तो उसका पहला तरीका क्या है? किताब पढ़ना। अपनी लाइफ में जिन लोगों ने अपने आप को किताबों से जोड़ के रखा, अच्छी किताबों से जोड़ के रखा, उनकी लाइफ में साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे आते चला जाएगा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उनकी लाइफ में वो विजडम के दरवाजे ऐसे खुलते चले जाएंगे जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि यार हमारी लाइफ में ये भी विजडम हमें मिल सकती। कैसे ऐसा होता है, ये जादू कैसे होता है, मैं आपको बताता हूं। इस जादू के पीछे सीक्रेट समझो। जब कोई इंसान, जब कोई महान इंसान किताब लिखता है तो वो अपनी पूरी जिंदगी का निचोड़ उन शब्दों में पिरो देता है और उस किताब के उस पन्ने को पलट देता है या बंद कर देता है। और जब वो किताब रेडी हो जाती है तो उसकी जिंदगी के सबसे सुनहरे राज उन किताबों के जरिए हजारों लोगों तक पहुंच जाते हैं। इसलिए ऊपर वाले ने भी, अलग अलग रिलीजन में अलग अलग कंसेप्ट है, लेकिन एक कंसेप्ट सब जगह बहुत कॉमन है और ये बड़ा फैसिनेटिंग है। हर रिलीजन में किताब का बहुत महत्व है। कोई कोई रिलीजन ऐसे भी है जो कि गॉड को नहीं मानते डायरेक्ट, किसी एक पर्सनालिटी को, लेकिन किताब उनके यहां भी है। जैसे बौद्ध धर्म, उसमें धम्मपद का बहुत महत्व है। इस्लाम में कुरान बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदुइज्म में वेद बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिश्चियनिटी में बाइबल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, किताब हर जगह, हर रिलीजन में किताब के बिना बात बन ही नहीं रही। किताब, सिखिज्म में जाओगे तो गुरु ग्रंथ साहिब इंपॉर्टेंट। तो किताब, तो हर वो इंसान जो कि सक्सेस के मूवमेंट को एक्सपीरियंस कर रहा है, उसका पहला एक्सपीरियंस जो उतर सकता है किसी चीज पे, वो होती है किताबें। तो जब आप उस किताब को पढ़ते हो तो पता है क्या होता है? इनडायरेक्टली उस पर्सन की पर्सनालिटी आपके अंदर उतरने लग जाती है। जैसे अगर आप इस वक्त नेल्सन मंडेला की बायोग्राफी पढ़ोगे या नेल्सन मंडेला के थॉट्स की कोई बुक पढ़ोगे, आपके अंदर नेल्सन मंडेला की पर्सनालिटी उतरने लगेगी। अगर आप स्वामी विवेकानंद की कोई किताब पढ़ोगे, आपके अंदर उनकी पर्सनालिटी उतरने लगेगी। अगर आप अमिताभ बच्चन की लाइफ की कोई बायोग्राफी लिखी होगी वो पढ़ोगे तो आपके अंदर उनकी पर्सनालिटी उतरने लगेगी। तो जो व्यक्ति जितने ज्यादा बुक्स पढ़ता है उतना ज्यादा उसका इंटेलेक्चुअल लेवल रिच होता चला जाता है और वो लाइफ उसको ट्रांसफॉर्म करती रहती है। कितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया? टाइप सी इन द चैट बॉक्स कि अब हमें समझ में आया आज के बाद कि अच्छी किताबें पढ़ना क्यों जरूरी। अच्छा, इसमें सवाल ये आ सकता है कि सर वो डायोजिनस के टाइम पे तो किताबें थी, तो उसने किताबें पढ़ी। आज तो मूवीज हैं, आज तो वीडियोज हैं यूट्यूब पे लाखों, तो क्या हम वीडियोज देख लें तो बात बन जाएगी? मजेदार बात यह है कि वीडियो देखने से बात नहीं बनती। अब आप बोलोगे क्यों? तो मैं आपको आगे सब चीजें रिसर्च से प्रूव करूंगा, साइंटिफिक रिसर्च से। एक्चुअली क्या होता है, जब हम वीडियो देखते रहते हैं तो हमारा विजुअल सेंस और हमारा माइंड हर बार नए दृश्य को कैप्चर करता चला जाता है और पुरानी चीजें हमारी छूटती चली जाती दिमाग से। इसको कहा जाता है
शॉर्ट टर्म मेमोरी रजिस्ट्रेशन। तो ये जो शॉर्ट टर्म मेमोरी रजिस्ट्रेशन होता है ना, उसमें आप कितने भी वीडियो देख लो, और आप लोगों ने सबने देखे होंगे यूट्यूब वीडियोस, आप मुझे एक्सपीरियंस करके बताओ कि सर बहुत वीडियो देखते हैं, फिर थोड़ी देर में सब भूल जाते हैं क्या क्या देखा और क्या नहीं देखा। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? टाइप सी इन द चैट बॉक्स कि सर वीडियो तो बहुत देखे, दिमाग में कुछ थोड़ी देर बाद जाता ही नहीं है, फिर अगला वीडियो उससे रिलेटेड देखते हैं, 5 दिन बाद वही सब्जेक्ट पे कोई दूसरा देखते हैं। सब टेम्परेरी मेमोरी में जाता है, इसलिए उसका असर नहीं होता। किताब का असर इसलिए होता है क्योंकि किताब में आपका पूरा के पूरा फोकस रीडिंग के ऊपर, और रीडिंग से सीधे सीधे ब्रेन के अंदर स्टोरेज पे होता है। तो किताबें भी आप पे असर करती है, और किताबों का असर लंबे समय तक होता है। इसलिए आज भी तुम किसी भी सक्सेसफुल पर्सन को, चाहे तुम बिल गेट्स को सुनो, चाहे तुम जकरबर्ग को सुनो, या नारायण मूर्ति को सुनो, या किसी एथलीट को सुनो, जो भी अपनी लाइफ में जो भी अपनी लाइफ में इंटेलेक्चुअलिटी को कुछ वैल्यू देते हैं, वो तुमसे कहेंगे हम किताबें पढ़ते हैं। उनसे पूछो आपकी फेवरेट 10 किताबें, खट 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 10 किताबें बताएंगे। वो वीडियो नहीं बता पाएंगे, वो किताबें बताएंगे आज भी। तो इसलिए किताबों की वैल्यू ज्यादा है। अब मैं तुमसे एक और बात कहूं, लाइफ में जो इन्वेस्टमेंट तुम अपनी किताब पे करोगे, वो इन्वेस्टमेंट कभी वेस्ट नहीं होगा। एंड मेक श्योर टू इन्वेस्ट ऑन गुड बुक्स। अच्छे ऑथर्स ढूंढो, अच्छे राइटर्स ढूंढो। हर लैंग्वेज में लकीली आज किताबें अवेलेबल है, लाओ, खरीदो, और धीरे धीरे उनको पढ़ने की हैबिट बनाओ। तो डायोजनस क्या कहता है? डायोजनस कहता है मैंने उस लाइब्रेरी में जाके इतनी किताबें पढ़ना शुरू की क्योंकि मुझे राज चाहिए थे सक्सेस के। तो मैंने किताबें पढ़ना शुरू की, और लकीली उसको कौन कौन सी किताबें मिली? कुछ ग्रीस की, ग्रीक जिसको हम कहते हैं, वहां से कुछ चाइना की किताबें लिखी हुई मिली उसको, कुछ फारस ईरान की किताबें मिली, पर्शिया से कुछ किताबें उसको, हिंदुस्तान से, वो भी उसका एक फेवरेट कंट्री रहा। तो वो कहता है कि मुझे इंडिया से किताबें मिली पढ़ने को। और ये बताते हुए डायोजनस की आवाज में नई ताजगी और आंखों में नई चमक आ गई। उसने गांव वालों को आगे बताया, मेरे बच्चों, मैं हर उस किताब से मिलने वाले राज को पढ़ता, समझता, और वक्त मिलते ही अपने बगीचे में जाकर उसका सार अपनी भाषा में लिख लेता। केवल किताब पढ़ने से भी बात नहीं बनती। जब किताब पढ़ो तो पेन लेके पढ़ो, जो भी अच्छी लाइन लगे उसको अंडरलाइन करो, भर जाने दो किताबों को अंडरलाइन से। और उन अंडरलाइंस को बाद में क्या करो, अपनी एक डायरी के अंदर, अपनी एक बुक के अंदर उनको नोट करो। डायोजनस ने एक मेथड बताई है स्टडी की। और ये वो किताबें नहीं कोर्स की किताबें, इनको पढ़ने में तो हो सकता है तुम बोर हो जाओ, मैं भी बोर हो जाया करता था, लेकिन ये वो किताबें हैं जो कि हमारी लाइफ बनाती है। राइट? तो डायोजनस कहता है कि मुझे उन किताबों से जो भी नोट्स मिलते थे, मैं फिर उसको अपनी किताब में, अपनी डायरी में लिख लिया करता था। तो मेरे हर क्यों का जवाब मुझे इन किताबों से मिलने लगा। इन्हीं किताबों से मुझे उन लोगों की रूहों से मिलने का मौका मिला। अब ये एक मेटाफोर वो बताता है गांव वालों को कि मैं लिटरली जब उस किताब को पढ़ता था तो मैं उस किताब के जरिए उस इंसान की रूह से मिल लेता था, जिन्होंने मुझे हर वो राज बताया जिसे इस दुनिया के मालिक, यानी भगवान, ईश्वर, अल्लाह, हम इंसानों के लिए छोड़ना चाहते थे। इस दुनिया में ना सक्सेस के कुछ डिफाइंड रूल्स हैं। वो रूल जितने अमेरिकन के लिए हैं उतने ही इंडियन के लिए हैं। वो रूल किसी वाइट के लिए भी उतने ही हैं जितने कि किसी ब्लैक के लिए या किसी ब्रिटिश के लिए। तो बिना किसी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, रेस, डेमोग्राफी, ज्योग्राफी की परवाह किए बिना वो रूल सब पे एक जैसे अप्लाई होते। तो वो कहता था कि वो सब मुझे इसमें पता चलने लगे। मसलन उसने बताया कि हिंदुस्तान से आई किताबों ने और वहां के फकीरों ने मुझे सिखाया कि हम अपने अंदर की वो ताकत कैसे जगा सकते हैं जो इंसान को फर्श से उठाकर, यानी जमीन से उठाकर आसमान का फरिश्ता बना सकती है। ऐसी चीजें उसको हिंदुस्तान से आए हुए किताबों से और उनके जरिए वो जिन फकीरों की रूह से मिला, उन्होंने सिखाया। चीन के पहुंचे हुए लोगों ने मुझे बताया कि इंसान के भीतर उसके हर मर्ज का इलाज छुपा हुआ है। चाइना में एक्यूपंक्चर जैसा कॉन्सेप्ट और ची गोंग जैसे कॉन्सेप्ट जो हैं वो निकले। तो उन्होंने बताया डायोजनस को कि इंसान चाहे तो उसको बाहर से कुछ दवाइयां लेने की जरूरत ही नहीं है, हर मर्ज का इलाज उसके अंदर है, अगर वो अपने अपनी लाइफ में उन चीजों को अप्लाई करने लगता है। ये सारे सीक्रेट्स उसको पता चल। फारस से आई किताबों से मैंने दौलत और शोहरत और कामयाबी के नए राज सीखे,
और अपने प्यारे मेरे अपने देश इजिप्ट से और ग्रीक के पुराने लोगों से मुझे सही बर्ताव करने के वो हुनर मिले जो सफलता की उस किताब में लिखे थे जो रेत के तूफान में खत्म हो गई थी। तो कहता है इतनी चीजें मिल गई मुझे तो इन किताबों को पढ़ते 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 पढ़ते। फिर वो कहता है कि मैं इन राजों को लिखता रहा और लो आज मैं तुम लोगों के सामने वही सब लेकर खड़ा हूं। मेरा तुमसे वादा है कि मुझे केवल चंद दिन की मोहलत दो। डायोजनस कह रहा है गांव वालों से कि मुझे केवल चंद दिनों की मोहलत दो, ना चाहते हुए भी हर हफ्ते मुझसे यहां आकर मिलते रहो और मुझसे वो सारे जादुई राज सीख लो जो आज भी उतने ही कारगर हैं जितने आज से हजारों साल बाद रहेंगे जब इंसान लोहे के पक्षियों में बैठकर हवा में उड़ा करेंगे और हाथ में छोटे छोटे यंत्र लेकर एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर से बात कर लिया करेंगे। देखो, डायोजनस उस समय से जानता है कि दुनिया कितनी आगे बढ़ जाएगी। लोहे के पक्षियों में बैठकर हम उड़ा करेंगे, तो एरोप्लेन्स की वो बात कर रहा है। और वो ये कह रहा है कि छोटे छोटे कुछ यंत्र होंगे लोगों के हाथ में और हजारों किलोमीटर दूर से वो एक दूसरे से बात कर लिया करेंगे। तो ये राज उस समय भी उतने ही पावरफुल थे, आज भी उतने ही पावरफुल रहेंगे और आगे भी कई जमानों में ये उतने ही पावरफुल रहेंगे बिकॉज ये यूनिवर्सल कोड्स हैं, टाइम के साथ इनका कोई रिश्ता नहीं है, ये कभी नहीं बदलने वाले। पर फिर ये कहता है कि ये राज उन्हीं के काम आएंगे जो मुझे अपना कीमती वक्त दे सकेगा। गांव वालों ने डायोजनस से कहा, ओ प्यारे बूढ़े डायोजनस, हम तैयार हैं। क्या तुम हमें वो सारे राज सिखा सकते हो जो कि तुमने इन किताबों को पढ़कर सीखे थे? क्या तुम हमें वो सारे राज बता सकते हो जो कि हमें सफलता की उन सारी ऊंचाइयों पर पहुंचाएं जहां हम जाना चाहते हैं? डायोजनस मुस्कुराता हुआ बोला, आज तो वक्त खत्म हुआ, शाम ढल चुकी है, अभी मुझे जाना है। पर मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूं कि अगले हफ्ते ठीक इसी दिन इसी समय तुम लोगों के साथ बात करने के लिए और सबसे पहले सीक्रेट को बांटने के लिए मैं तुमसे जरूर मिलूंगा। यह कहता हुआ बूढ़ा डायोजनस अपनी आसमानी सुनहरी किताब के साथ रेत के तूफान में फिर से गुम हो गया। बस, आज का एपिसोड हम यहीं खत्म करते हैं। तो कैसा लगा आज का एपिसोड? ये पहली इंट्रोडक्टरी स्टोरी है जो तुम लोगों को मैंने बताई सुनाई। और अब समझ में आ रहा होगा, अब अगले हफ्ते का इंतजार करना पड़ेगा पहले सीक्रेट को सुनने के लिए। ठीक 8 बजे डायोजनस फिर से मिलेगा और हमें पहला सीक्रेट बताएगा। ठीक है? तो इसी तरह से हमारी स्टोरीज चलती रहेंगी, बातें होती रहेगी। तुम्हारे कोई क्वेश्चंस हैं तो भी हम आंसर करते रहेंगे। तो आज हमने जितना भी सुना, इससे रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेस करके, डिजिटल हैंड रेस करके पूछ सकते हो। है तो, या फिर चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो, है ना? कई बार लोगों को लगता है कि सर हैंड रेस करना और पूछने में थोड़ी दिक्कत है, तो टाइप इन द चैट बॉक्स। तब तक हमारे एलसी के कुछ मेंबर्स हैं, उनसे हम सुनते हैं कि आज की कहानी उनको कैसी लगी। मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा प्रदीप दुबे जी को मंच पे। प्रदीप जी अनम्यूट करिए, 1 सेकंड में परमिशन देता हूं पहले। हाँ, प्रदीप दुबे जी। और आप थोड़ा इंट्रोडक्शन भी दीजिए, आप कहाँ से बोल रहे हैं और क्या बिजनेस करते हैं ताकि अपने स्टूडेंट्स को भी पता लगे। यस सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीवन। सर मेरा नाम प्रदीप दुबे है और मैं बॉम्बे में रहता हूँ। और मैं एफएमसीजी के कंसल्टेंसी का काम करता हूँ, जैसे प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ, प्रोडक्ट का जैसे सही जगह पे देना, रेवेन्यू इंक्रीज करना, ब्रांडिंग करना। तो आज जो मैंने वो सीखा है, जैसे किताब तो इतना नहीं पढ़ता हूँ बट पढ़ता हूँ, बट उससे इतनी विजडम पड़ती है और डायरेक्ट कनेक्शन होता है, तो इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूंगा। और ये तो ये वो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विकास वर्मा जी। सर नमस्कार। सर नमस्कार। मैं खन्ना पंजाब से बोल रहा हूँ। और मैंने आपसे एक ही बात सीखी थी, जब दिल्ली सक्षम में थे। आपने एक बात बोली थी, सबसे अच्छा दोस्त किताब। वो मैंने अब तक बांध के रखी हुई है, बस उसका जादू अब चल रहा है जी। यही है मेरी बहुत बड़ी। विकास जी, आप क्या बिजनेस करते हैं, थोड़ा अपने स्टूडेंट्स को बताएं। मेरा एक्चुअली सर ज्वेलरीज का बिजनेस है।
और मैं हॉल मार्किंग करता हूँ गोल्ड के ऊपर। और अब इसमें शुरू में जैसे मैं एलसी से जुड़ा था, तब मैं सिर्फ काम कर रहा था अकेला। अब मेरे स्टाफ कम से कम 6 7 8 लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और नवा बिजनेस साथ साथ में और कर रहा हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हाँ देख जी रहे हो स्टूडेंट्स, हमारे साथ किस तरह के सब लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पर, और अलग अलग बिजनेसेस से एसएमई कम्युनिटी पूरी तुम्हारे साथ है। हम लोग करियर गाइडेंस के ऊपर भी बात करेंगे। तुमको अगर इनमें से किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना है तो तुमको गाइड करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स हैं। दो और लोगों की हम ओपिनियन लेंगे, श्याम जी की और फिर डॉक्टर दिनेश शर्मा जी की। श्याम जी। नमस्ते सर। नमस्ते। अ, मैं बोकारो झारखंड से हूँ, और हमारा बिजनेस एफएमसीजी में डिस्ट्रीब्यूटर का काम है हमारा। कुछ कंपनी है, जैसे पार्ले है, लेलेज कुरकुरे है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ मैं बोकारो में। और आज का स्टोरी से एक बात तो समझ में आया कि अगर आपको ग्रोथ चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, तो किताब को दोस्त बनाना पड़ेगा। ये वीडियो और रील से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। डॉक्टर दिनेश शर्मा। हाँ, मैं डॉक्टर दिनेश शर्मा, और मैं नारनौल हरियाणा में पूजा हॉस्पिटल है, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। तो जो बुक्स हैं, बुक्स बहुत ज़रूरी है। मेरे पास इतनी सारी बुक्स हैं ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड, जितने कि मेडिकल कॉलेज में भी नहीं होंगी शायद, बहुत सारी, मतलब बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भी नहीं होंगी लाइब्रेरी। जब भी मैं कॉन्फ्रेंस जाता हूँ जरूर एक दो बुक लेके आता हूँ। और मैडम बोलती है किताब क्यों ले आते हो हर बार, पढ़ते तो नहीं हो? मैं कहता हूँ नहीं नहीं, ये पढ़ने के लिए है। कभी कभी पढ़ेंगे इनको। तो ऐसे बुक्स बहुत सारी कलेक्शन की हुई हैं। और बुक्स से ही बेसिकली मैं बच्चों को भी बोलता हूँ, मेरे जो जूनियर भी आते हैं, कि भाई ऐसे नहीं काम चलेगा। मैं बोलता हूँ तुम का क्या पढ़ के आए आज, अब केस करना है, क्या पढ़ के आए? तो बोलते हैं हमने सर वो वीडियो में देख लिया। वीडियो से काम नहीं चलेगा। तुम बुक्स को स्टडी जब तक नहीं करोगे, जब तक पूरा चैप्टर नहीं पढ़ोगे, ऊपर ऊपर से कुछ नहीं पता चलेगा। तो बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। आपको डीप नॉलेज अगर चाहिए और उसको डेप्थ में जाने, तो किताबों का ज्ञान ही जरूरी है। सिर्फ ऊपर से पढ़ना होता तो यूनिवर्सिटी सब बंद हो जाएंगी और सब वीडियो से ही सब चल जाएगा काम। तो बुक से ही चलेगा सब काम, बुक्स तो जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि अभी जो शाश्वत नियम जो थे उस जमाने में, वो आज भी उतने ही शाश्वत हैं और आगे भी उतने ही शाश्वत रहेंगे। तो जो प्रिंसिपल्स हैं वो चेंज नहीं होते हैं जिंदगी में, और उसके साथ जो चलता है वही ऊपर जाता है। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगले सैटरडे के दिन हम फिर से मुलाकात करेंगे। आप सब लोग ऑन टाइम ज्वाइन कीजिए अपने अपने फ्रेंड्स को। अगर उनको भी इंटरेस्ट है तो आप इसमें जोड़ सकते हैं, पर पहले बैकग्राउंड के बारे में, हमारे डिसिप्लिन्स के बारे में बात करके रखिए। बहुत सीनियर लोग, अपने लाइफ का बहुत लंबा समय जिन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में दिया है, वो लोग आके आपसे बात करते हैं, आपके साथ एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। तो अपने आप में इतनी इससे बड़ी कोई कम्युनिटी तो आपको मिलेगी नहीं। तो केवल ये है कि उसका रिस्पेक्ट रखना, उसका डिसिप्लिन को। और ये सब लोग आपके लिए, पता है, ये पूरे सिस्टम में जितना भी खर्चा होता है, दे डोनेट। अजय भारत को ये लोग डोनेट करते हैं, और उसके बाद में ये पूरा के पूरा सोशल ड्राइव यूथ एम्पावरमेंट का चलता है। तो अगेन, जैसे डायोजिनस है, प्रैक्टिकली ये सब डायोजिनस हैं जो कि अपनी विजडम, अपने टाइम और अपने पैसे को डोनेट कर रहे हैं ताकि सोसाइटी को अपलिफ्ट किया जा सके। तो आप सब लोगों की तरफ से एक बार बिग थैंक यू बनता है सब लोगों के लिए। टाइप इन इन द चैट बॉक्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सब लोगों के लिए जिन्होंने अजय भारत में अपना कंट्रीब्यूशन किसी भी तरीके से दिया है ना। तो हम लोग मिलेंगे आपके साथ अगले सैटरडे के दिन। और तब तक कोई सवाल हो तो आप मुझे भेज सकते हो, मैं उसको एड्रेस करूंगा। आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी अपना सवाल भेज सकते हो, मैं उसको अगले सैटरडे को एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय। थैंक यू सर।